गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी ज्ञान में आपका स्वागत है। हमारी पॉलिटी की एनसीईआरटी चल रही है जिसमें हमने 7th चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। क्लास 7th का ये हमारा 8th चैप्टर है। 8th चैप्टर के बाद एक चैप्टर और बचेगा हमारा 9th चैप्टर, वो कंप्लीट हो जाएगा तो हमारी 7th क्लास की पॉलिटी की एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी। हम स्टार्ट करते हैं। बाजार में एक कमीज चैप्टर का नाम है। बाजार में कमीज खरीदने वाले से कैसे जोड़ देती है। इस श्रृंखला में हर कड़ी के साथ खरीदना और बेचना जुड़ा हुआ है। क्या इसमें आप सबको बराबर लाभ होता है या कुछ को दूसरी की अपेक्षा अधिक लाभ होता है, हम यह पता लगाने का प्रयत्न करेंगे। हमें एक यहाँ पर शर्ट दिखाया गया है जिसको कमीज बोला गया है और उसमें हमें कपास उगाने का पूरा मतलब जहाँ जब से उगता है तब से जो माल तैयार होता है फिर जो मार्केट में आता है उससे कपड़ा बनाया जाता है और कपड़ा किस तरीके से बेचा जाता है उन सबका हमको एक फ़ोटो बताया गया है। इसमें आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, हम इसको हम समझते हैं। कुरनूल में कपास उगाने वाली एक किसान है। स्वप्ना जो कुरनूल आंध्र प्रदेश की एक छोटी किसान है, अपने छोटे से खेत में कपास उगाती है। कपास के पौधों पर आए डोडे पक रहे हैं और उनमें से कुछ चटक भी चुके हैं, इसलिए स्वप्ना रुई चुनने में व्यस्त है। डोडे जिनमें रुई भरी है एक साथ चटक कर नहीं खुलते, इसलिए रुई की फसल इकट्ठा करने के लिए कई दिन का समय लग जाता है। रुई एकत्र हो जाने के बाद स्वप्ना अपने पति के साथ कुरनूल के कपास बाजार में न ले जाकर एक स्थानीय व्यापारी के पास ले जाती है। फसल की बोनी शुरू होने के समय स्वप्ना ने व्यापारी से खेती करने के लिए बीज, खाद, कीटनाशक आदि खरीदने के लिए बहुत ऊंची ब्याज के दर पर 2500 रुपये कर्ज पर लिए थे। उस समय स्थानीय व्यापारी ने स्वप्ना को एक शर्त मानने के लिए सहमत किया था। उसने स्वप्ना से वादा किया था कि वह अपनी सारी रुई उसे बेचेगी। कपास की खेती में बहुत अधिक निवेश करने की जरूरत पड़ती है, जैसे उर्वरक, कीटनाशक आदि। इन पर किसानों को काफी व्यय करना पड़ता है। प्रायः छोटे किसानों को इन खर्चों की पूर्ति करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। व्यापारी के परिसर में उसके 2 आदमी रुई के बोरे तोल रहे थे। 1500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से रुई 6000 रुपये की हुई। व्यापारी ने उसे दिए हुए ऋण तथा ब्याज के 3000 रुपये काट लिए और स्वप्ना को 3000 ही दिए। स्वप्ना केवल 3000। व्यापारी रुई बहुत सस्ती बिक रही है, बाजार में बहुत रुई आ गई है। स्वप्ना इस रुई को उगाने में मैंने 4 महीने तक जी तोड़ मेहनत की है। आप देखिए इस बार रुई कितना बढ़िया और साफ है। इस बार मुझे बेहतर कीमत मिलने की उम्मीद थी। फिर व्यापारी कहता है, अम्मा मैं आपको अच्छी कीमत दे रहा हूँ, दूसरे व्यापारी इतनी भी नहीं देंगे। आपको मेरा विश्वास ना हो तो कुरनूल के बाजार में जाकर पता लगाओ। स्वप्ना नाराज ना हो, मैं भला आप पर कैसे संदेह कर सकती हूँ, मैंने तो केवल उम्मीद की थी इस बार रुई की फसल में इतनी आमदनी हो जाएगी कि कुछ महीनों से गुजारा चल सके। यद्यपि स्वप्ना जानती है कि कपास कम से कम 1800 रुपये प्रति क्विंटल में बिकेगी, लेकिन वह आगे बहस नहीं करती। व्यापारी गांव के शक्तिशाली आदमी थे और किसानों के कर्जे के लिए उस पर निर्भर रहना पड़ता है, न केवल खेती के लिए वरन अन्य आवश्यकताओं के लिए, जैसे बीमारी, बच्चों के स्कूल की फीस आदि। फिर वर्ष में ऐसा समय भी आता है जब किसानों को कोई काम नहीं मिलता और उनकी कोई आय भी नहीं होती। उस समय केवल ऋण लेकर ही जीवित रहा जा सकता है। कपास की पैदावार करने भी स्वप्ना की आय उस आय में बस थोड़ी ही ज्यादा है जो वह मजदूरी करके कमा लेती है। अभी हमने कुरनूल में कपास उत्पादन देखा, अब हम देखेंगे इरोड़ का कपड़ा बाजार। तमिलनाडु में सप्ताह में 2 बार लगने वाला इरोड़ का कपड़ा बाजार संसार के विशाल बाजारों में से एक है। इस बाजार में कई प्रकार का कपड़ा बेचा जाता है। आसपास के गांवों में बुनकरों द्वारा बनाया गया कपड़ा भी इसी बाजार में बिकने के लिए आता है। बाजार के पास कपड़ा व्यापारियों का कार्यालय है जो इस कपड़े को खरीदते हैं। दक्षिणी भारत के शहरों के अन्य व्यापारी भी इस बाजार में कपड़ा खरीदने आते हैं। बाजार के दिनों में आपको वो बुनकर मिलेंगे जो व्यापारियों के ऑर्डर के अनुसार कपड़ा बनाकर यहाँ लाते हैं। ये व्यापारी देश व विदेश के वस्त्र निर्माताओं एवं निर्यातकों को उनके ऑर्डर के अनुसार कपड़ा उपलब्ध कराते हैं। ये सूत खरीदते हैं और बुनकरों को निर्देश देते हैं कि किस प्रकार का कपड़ा तैयार किया जाना है। निम्नलिखित उदाहरण में हम देखेंगे कि यह कार्य कैसे होता है। नेक्स्ट है दादन व्यवस्था। बुनकरों द्वारा घर पर कपड़ा तैयार करना। कपड़ा उपलब्ध कराने में जो ऑर्डर मिलते हैं उनके आधार पर व्यापारी बुनकरों के बीच काम बांट देता है। बुनकर व्यापारी से सूत लेते हैं और तैयार कपड़ा देते हैं। इस व्यवस्था में बुनकरों को स्पष्टतया 2 लाभ होते हैं। बुनकरों को सूत खरीदने के लिए अपना पैसा नहीं लगाना पड़ता, साथ ही तैयार कपड़ों को बेचने की भी व्यवस्था हो जाती है। बुनकरों को प्रारंभ में ही पता चल जाता है कि उन्हें कौन सा कपड़ा बनाना है और कितना बनाना है। कच्चे माल को प्राप्त करने और तैयार कर माल की बिक्री के लिए भी व्यापारियों पर बनी निर्भरता के चलते व्यापारियों का बहुत वर्चस्व बन जाता है। वे ऑर्डर देते हैं कि कपड़ा बनाया जाए, क्या कपड़ा बनाया जाना है, और इसके लिए वे बहुत कम मूल्य देते हैं। बुनकरों के पास ये जानने का कोई साधन नहीं है कि वह किसके लिए कपड़ा बना रहे हैं, वह किस कीमत पर बेचा जाएगा। कपड़ा बाजार में व्यापारी यह कपड़ा अपने पहनने के वस्त्र बनाने कारखानों में बेचते हैं। इस तरह से बाजार का झुकाव व्यापारियों के हित में ही अधिक होता है। बुनकर अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर या ऊंची ब्याज दर पर ऋण लेकर करघे खरीदते हैं और करघे का मूल्य 20,000 रुपये है। इसलिए छोटे बुनकर को भी 2 करघों के लिए लगभग 40,000 रुपये का निवेश करना पड़ता है। इन करघों पर अकेले काम नहीं किया जा सकता। कपड़ा बनाने के लिए बुनकर और परिवार के दूसरे व्यस्त सदस्यों को दिन में 12 घंटे तक काम करना पड़ता है। इस पूरे कार्य द्वारा वे महीने में लगभग 3500 रुपया ही कमा पाते हैं। व्यापारी और बुनकर के बीच की यह व्यवस्था दादन व्यवस्था का एक उदाहरण है।
यहाँ व्यापारी कच्चा माल देता है और उसे तैयार माल प्राप्त होता है। भारत के अनेक क्षेत्रों में कपड़ा बुनाई के उद्योग में यह व्यवस्था प्रचलित है। ये एक हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर कि बुनकर सहकारी संस्थाएं, जो सहकारी संस्थाएं होती है उसमें भी बहुत कम पैसा देते हैं, व्यापारी बुनकरों को बहुत कम पैसा देते हैं और उनसे माल प्राप्त करते हैं, तैयार माल को प्राप्त करते हैं। इसको आप पढ़ लीजिएगा, एक बार समझ में आ जाएगा। दिल्ली के निकट वस्त्र निर्यात करने का कारखाना। इरोड़ का व्यापारी बुनकरों द्वारा निर्मित कपड़ा दिल्ली के पास बने बनाए वस्त्र निर्यात करने वाले कारखाने को भेजता है। वस्त्र निर्यात करने वाली फैक्ट्री इसका उपयोग कमीजें बनाने के लिए करती हैं। ये कमीजें विदेशी खरीदारों को निर्यात की जाती हैं। कमीजों के विदेशी ग्राहकों में अमेरिका और यूरोप के ऐसे व्यवसायी भी हैं जो स्टोर्स की श्रृंखला चलाते हैं। ये बड़े बड़े स्टोर्स के स्वामी केवल अपनी शर्तों पर ही व्यापार करते हैं। वे माल देने वालों को न्यूनतम मूल्य पर माल खरीदने की मांग करते हैं। साथ ही वे सामान की उच्चतम स्तर की गुणवत्ता और समय पर सामान देने की शर्त भी रखते हैं। सामान जरा सा भी दोषयुक्त होने पर या माल देने में जरा भी विलंब होने पर बड़ी सख्ती से निपटा जाता है। इसमें निर्यातक इन शक्तिशाली ग्राहकों द्वारा निश्चित की गई शर्तों से भरसक पूरा करने की कोशिश करते हैं। ग्राहकों की ओर से इस प्रकार के बढ़ते दबाव के कारण वस्त्र निर्यात करने वाले कारखाने खर्चे में कटौती करने का प्रयत्न करते हैं। वे काम करने वालों को जहाँ तक संभव हो सके न्यूनतम मजदूरी देकर अधिकतम काम लेते हैं। इस तरह से वे अपना लाभ तो बढ़ाते ही हैं और विदेशी ग्राहकों को भी सस्ते दामों पर वस्त्र दे देते हैं। इसी के साथ ये क्वेश्चन लिखे हुए कि विदेशों में खरीदार वस्त्र निर्यात करने वालों से क्या क्या अपेक्षाएं रखते हैं और वस्त्र निर्यातक इन शर्तों को क्यों स्वीकार कर लेते हैं। तो इसका आंसर आपको देने की कोशिश करना है। इसी वाले पैराग्राफ में लिखा है वस्त्र निर्यातक विदेशी खरीदारों की शर्तों को किस प्रकार पूरा करते हैं। तो ये वाला हमने अभी पढ़ा है, ये वाला आप आंसर देने की कोशिश करिएगा। नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा आंसर। अब हम पढ़ते हैं इम्पैक्स गारमेंट फैक्ट्री में 70 कामगार हैं। इस पर एक क्वेश्चन भी है कि इम्पैक्स गारमेंट फैक्ट्री में अधिक संख्या में महिलाओं को काम करने पर क्यों रखा गया होगा, चर्चा कीजिए। तो इम्पैक्स गारमेंट फैक्ट्री में 70 कामगार हैं। इनमें से अधिकांश महिलाएं हैं। इनमें से अधिकतर कामगारों को अस्थायी रूप से काम पर लगाया गया है। इसका आशय यह है कि जब भी फैक्ट्री मालिक को लगे कि कामगार की आवश्यकता नहीं है, वह उसे जाने को कह सकता है। कामगारों को मजदूरी उनके कौशल के अनुसार तय की जाती है। काम करने वालों को अधिकतम वेतन दर्जी को मिलता है, जो लगभग 3000 रुपये प्रति माह है। स्त्रियों को सहायक के रूप में धागे काटने, बटन टाँकने, इस्त्री करने और पैकिंग करने के लिए काम पर रखा जाता है। इन कामों के लिए न्यूनतम मजदूरी दी जाती है। मजदूरों का भुगतान इस प्रकार किया जाता है जो आपको दिखाया गया है। इसमें दर्जी को 3000 रुपये प्रति माह, प्रेस करने, इस्त्री प्रेस करने वाले को और 1 पीस पर 1.5 रुपये मिलते हैं प्रति पीस पर। जांच करने को 2000 रुपये प्रति माह और धागे काटना और बटन लगाने वाले को 1500 रुपये प्रति माह। अब हम पढ़ने की एक उदाहरण है इसमें। संयुक्त राज्य अमेरिका में वह कमीज देखिए क्रय मूल्य होता है 300 रुपये का। भंडारण आदि करके उस पर 200 रुपये ऐड कर दिया जाता है। उसके बाद उसमें विज्ञापन लग जाता है 400 रुपये का और टोटल हो जाता है उसमें लाभ 900 रुपये, मतलब 900 रुपये का उस पर लाभ कमाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कपड़ों की एक बड़ी दुकान पर बहुत सी कमीजें प्रदर्शित की गई हैं। इनकी कीमत $26 रखी गई है, अर्थात हर कमीज $26 यानी 1800 रुपये में बेची जाएगी। दिए गए चित्र अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ये वाला क्वेश्चन आपको करने की कोशिश करना है कि अगर ये कमीज इतने की बिकती है तो कितने का उसको मुनाफा होगा, ये बताना है। वस्त्र निर्यातक ने 300 रुपये प्रति कमीज के हिसाब से कमीजें बेची। कपड़ा व कमीज में लगने वाले अन्य कच्चे माल का मूल्य 100 रुपये प्रति कमीज के हिसाब से पड़ा। कामगारों की मजदूरी 25 रुपये प्रति कमीज और कार्यालय में चलाए जाने वाले खर्च को 25 प्रति कमीज की दर से हुआ। क्या आप वस्त्र निर्यातक के प्रति कमीज पर मिलने वाले लाभ की गणना कर सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं बाजार में लाभ कमाने वाले कौन हैं। बाजारों में एक श्रृंखला रुई के उत्पादनकर्ता को सुपरमार्केट के खरीदार से जोड़ देती है। इस श्रृंखला की हर कड़ी पर खरीदना और बेचना होता है। आइए फिर से याद करें कि वे कौन कौन से लोग हैं जो खरीदने और बेचने की इस प्रक्रिया में सम्मिलित है। क्या उन सभी को समान रूप से लाभ हुआ या लाभ की मात्रा अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हुई। कुछ लोगों के लिए बाजार में लाभ कमाया जबकि कुछ को खरीदने और बेचने में कुछ खास लाभ नहीं हुआ। बहुत परिश्रम के बाद भी उन्होंने कुछ बहुत कम कमाया। क्या आप इस तालिका में दर्शा सकते हैं, मतलब इसमें आपको भरना है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको समझना है कि इसको बताने के पीछे का मोटिव क्या था, किस उद्देश्य से ये चीज़ बताई जा रही है। ये लास्ट टॉपिक बचा है हमारा बाजार और समानता। इसको पढ़ने की कोशिश करिएगा और इसमें से हमें वो चीज़ छांटनी है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। विदेशी व्यवसायी ने बाजार में अधिक मुनाफा कमाया, उनकी तुलना में वस्त्र निर्यातक का लाभ मध्यम श्रेणी में का रहा। दूसरी ओर वस्त्र निर्यातक फैक्ट्री में कामगार मुश्किल से कुछ केवल अपनी रोजमर्रा की जरूरतों की पूर्ति के लायक ही कमा सके। इस प्रकार हमने देखा कि कपास उगाने वाली छोटी किसान और इडोर में बुनकरों ने कड़ी मेहनत की, लेकिन बाजार में उन्हें उनके उत्पादक का उचित मूल्य नहीं मिला। व्यवसायी या व्यापारियों की स्थिति बीच की है। बुनकरों की तुलना में उनकी कमाई अधिक हुई है, लेकिन निर्यातक की कमाई बहुत कम है। इस तरह बाजार में सब बराबर नहीं कमाते। प्रजातंत्र के अंतर्गत सबको बाजार में उचित मजदूरी मिलनी चाहिए, फिर चाहे वो कांता हो या स्वप्न हो। यदि परिवार पर्याप्त नहीं कमाएंगे तो अपने आप को दूसरों के बराबर नहीं समझेंगे। अब हमें यहाँ पर एक मॉल का डायग्राम बताया गया है जिसमें बहुत से अलग अलग तरह के कपड़े दिखाए गए हैं। इस चैप्टर में हमें शब्द संकलन दिया गया है, इसको पढ़ने की कोशिश करिएगा। इसका क्या मतलब होता है ये आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। इसके क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करिएगा और इन क्वेश्चंस को जो सभी चैप्टर्स हम कर रहे हैं 7th क्लास के, इनमें आपको ये देखना है कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है या क्या नहीं है। जैसे हमें इसमें हमने समानता असमानता की बात हो रही है, तो आपको ये सब देखना है। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर कुछ चीज़ नहीं समझ में आती है तो उसको कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर लास्ट चैप्टर होगा हमारा क्लास 7 का। उसके बाद हम क्लास 8 की NCERT स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं हम, तब तक बाय।